जो पहली स्थिति क्या बताई है शिव सूत्र में, जागृति की स्थिति। दूसरी स्थिति बताई है स्वप्न की स्थिति। तीसरी स्थिति सुषुप्ति की स्थिति। चौथी स्थिति तुरिया की स्थिति। तो हम इस दिशा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों का सवाल है कि तुरिया की स्थिति क्या है और क्या यही मोक्ष है या फिर मोक्ष और तुरिया में क्या भेद है। तो हम तुरिया की स्थिति को समझने का प्रयास करें। देखिए, ये तुरिया जो शब्द है ये शिव सूत्र की वजह से बहुत ही प्रचलित हुआ है। शिव सूत्र जो कश्मीर में लोग हैं या कश्मीर का जो कल्चर रहा है, जो शिव जी के भक्त रहे हैं, उनके द्वारा उनका मुख्य टेक्स्ट रहा है शिव सूत्र, उनके द्वारा प्रचलित हुआ था शिव सूत्र। तो वहां पर तुरिया शब्द का बहुत प्रयोग करा गया है और उपनिषद, कुछ उपनिषद हैं उनमें भी तुरिया का शब्द का बहुत प्रयोग करा गया है। हम बेसिक समझते हैं पहले। तुरिया का अर्थ तो लिटरल जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है चौथा हिस्सा। फोर्थ नहीं, चौथा हिस्सा। किस चीज का चौथा हिस्सा? आप ये 3 हिस्से समझ जाएंगे तो चौथा हिस्सा समझने की तरफ आपको बहुत सरलता होगी। आपकी स्टेट्स, मेंटल स्टेट्स का चौथा हिस्सा। मेंटल स्टेट्स पहला हिस्सा क्या है? सबसे छोटा, सबसे नाइव, सबसे वीक, सबसे फ्रेजाइल, सबसे इनकंसिस्टेंट, सबसे कम भरोसे का, सबसे कम रियल, वो पहला हिस्सा होता है आपका कॉन्शियस माइंड। आपके बॉडी का प्रयोग करके जो आप दुनिया से इंटरेक्ट करते हो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वो आप कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को फ्रेजाइल, इनकंसिस्टेंट और वीक क्यों कहा जाता है? सबसे कम डीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड की अवधि यानी कि और डिस्टेंस बहुत लिमिटेड है। कॉन्शियस माइंड से आप अपने कमरे के बाहर तक का भी नहीं देख सकते। कॉन्शियस माइंड से आप थोड़े से 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले से पहले का याद नहीं कर पाएंगे। अगर आपको और उत्तेजित कर दिया जाएगा तो आप और कॉन्शियस हो जाएंगे। आप जितना आप प्रेशर में जाते जाओगे, जितना आप टेंस होते हो, आप उतना ज़्यादा कॉन्शियस होते रहते हो, आप उतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हो। आप कैक्टस प्लांट की तरह एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते जाओगे। आप क्रोध में आ जाओगे, आप एक्सट्रीम रिएक्टिव हो जाओगे। आप अपने बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करोगे, अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करोगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेप्थ, रेंज बहुत छोटी होती है। क्रोध में आप ज़्यादा दूर का नहीं समझ सकते। क्रोध में आपकी आंखें धुंधलाने लगती है, दूर का दिखता तक नहीं है, समझ नहीं आता। सामने जो इंसान बैठा है आपको उस पर इतना क्रोध आता है, आप गुस्सा मुक्का मार देते हो, चाकू मार देते हो। क्रोध को थोड़ा शांत करेंगे। कॉन्शियस माइंड की रेंज है। अभी आप कॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर रहे हो, इसमें आप जो मैं बोल रहा हूं आप वो सुन सकते हो। मैं आगे क्या बोलने वाला हूं वो नहीं सुन सकते आप अपने कमरे में चारों ओर देख सकते हो, आप पड़ोसी के घर में नहीं देख सकते। वैसे नहीं देखना पड़ोसी के घर में, लेकिन आप वहां नहीं देख सकते। आप ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। इसकी बहुत सबसे लिमिटेड है कॉन्शियस माइंड। ये पहली स्टेट है जो हमने शिव सूत्र भी सूत्र समझे थे। जो पहली स्थिति थी जागृति की स्थिति, ये जागृति की स्थिति है, पहली स्थिति है। उससे रिलैक्स हो जाओ। ये रिलैक्सेशंस के दिशा है। जितने रिलैक्स होते जाएंगे, किस पैमाने पर चल रही है? रिलैक्सेशंस के पैमाने पर। और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। आप जब थोड़े और रिलैक्स होंगे अभी जागी हुई स्थिति में ही, कॉन्शियस स्थिति में ही, तो आप कल तक का भी सोच पाएंगे। और रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे तो आप परसों का भी सोच पाएंगे, पिछले साल का भी सोच पाएंगे। आप और रिलैक्स हो जाएंगे जागृत स्थिति में ही तो आपको अपने मृत दादा दादी की भी याद आ सकती है। आप और इस रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका ध्यान इतना ज़्यादा उस याद पे चले जाएगा कि वो याद अभी धारण हो जाएगी, जिस वजह से इमोशन सिद्ध हो जाएगा और आपको रोना आ जाएगा। क्योंकि इमोशन क्रिएट करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, अटेंशन लगानी पड़ती है। बिना अटेंशन के इमोशंस नहीं जागृत हो सकते। आप क्रोध पर भी ध्यान लगाते हो तो आपको ध्यान लगाकर ही आपको क्रोध आएगा, कोई भी एंगर आएगा। तो आप रिलैक्स होते जाओगे, रिलैक्स होते जाओगे
तो आप और पुराना पुराना सोचते जाओगे। एग्जाम में परीक्षा देने आप बैठते हो, आप रिलैक्स होते हो, तभी आपको पुरानी चीजें याद आती हैं। तो अवधि बढ़ती रहती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, दूरियां बढ़ती, जगह की दूरियां, ये नियम है धर्म ग्रंथों के, जो साइंस है, विज्ञान है, जैनिज्म का विज्ञान है, पूरा का पूरा साइंस है वो, उसका ये डायरेक्ट नियम है कि आपको जितने पहले की चीजें याद आएंगी, आपको उतनी दूरी की चीजें याद आएंगी, या फिर आपको दूरी की चीजें समझ आएंगी तो आपको उतने पहले की चीज याद आ जाएगी। उदाहरण से समझेगा कि अगर आपको 2 साल पुराना कुछ याद आ गया, तो जैनिज्म लिटरेचर के हिसाब से आपको, उदाहरण मान ले कुछ भी, 200 किलोमीटर दूर तक का दिख जाएगा। या 2 जन्म पुराना याद आ गया तो आपको इतने हजारों किलोमीटर दूर तक का समझ आ जाएगा। ये इंटरट्वाइंड है आपके पुरानी याद कितने समय पहले आ रही, समय, काल, टाइम, डिस्टेंस यानी कि अवधि, और डिस्टेंस, अवधि यानी कि टाइम, ड्यूरेशन, और डिस्टेंस यानी कि अंतराल, कितना लंबा दूरी आप जा पा रहे हो, कितना दूर जा पा रहे हो। ड्यूरेशन, डिस्टेंस, ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप जितने रिलैक्स्ड होते जाओगे और रिलैक्स्ड होते जाओगे तो स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं, आप बाहर का भी सोच सकते हो। आप और रिलैक्स हो जाओगे, आप ये भी समझ जाओगे कि आपके जो पीछे सड़क है उस पे कितना ट्रैफिक होगा, क्या समय चल रहा है। जब बहुत उत्तेजित हो रखे तो कुछ समझ नहीं आता, ये आप समझते हैं। जब और रिलैक्स होते हो तो आपको और दूरी की अंडरस्टैंडिंग होती है और पहले की अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आप सोकर उठते हो, यानी कि दूसरी और रिलैक्सेशन की स्टेट्स दूसरी स्टेट हो जाती है। जो पहली स्थिति क्या बताई है शिव सूत्र में, जागृति की स्थिति, दूसरी स्थिति बताई है स्वप्न की स्थिति, तीसरी स्थिति सुषुप्ति की स्थिति, चौथी स्थिति तुरिया की स्थिति। तो हम इस दिशा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में जब आप स्वप्न की स्थिति में होते हो, आप बहुत रिलैक्स हो, तभी स्वप्न आ सकता है। बॉडी आपकी थक चुकी है, अब आप बॉडी का उपयोग नहीं कर रहे हो, तभी आप सो सकते हो। स्वप्न रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। स्वप्न सपना नहीं कहना चाहते हैं यहाँ पर, स्वप्न आपकी रिलैक्सेशन की स्थिति है। अगर आपके स्वप्न के दौरान जब आप स्वप्न देख रहे हो आपकी अटेंशन शॉर्ट हो जाएगी तो आपको स्वप्न भी नहीं याद रहेगा। आप तो बहुत स्वप्न देखते हो, आपको सिर्फ वही स्वप्न याद रह पाता है जिस दौरान आपकी स्वप्न देखते वक्त, यानी कि थॉट्स जब ब्रेन में चल रहे थे उस वक्त आपकी अटेंशन थोड़ी स्टेबल हो पाती है, तो वही आपको याद रह पाता है। जब अटेंशन स्टेबल नहीं होगी तब तक आपकी मेमोरीज नहीं बन सकती। जितनी स्टेबल अटेंशन होगी उतनी परमानेंट मेमोरी बनेगी। आपको बचपन का कुछ क्यों नहीं याद, आप जब 2 साल के थे कुछ क्यों नहीं याद, आपकी अटेंशन अनस्टेबल थी। आपको माँ के पेट का कुछ क्यों नहीं याद, आपको अटेंशन अनस्टेबल थी। आप जब बड़े होते तब आपको मेमोरी ज़्यादा बनती रहती है। 10 साल की होगी आपके पास, 8 साल की, 6 साल की, 4 साल की होगी, तो आपकी अटेंशन स्टेबल होती रहती है। उम्र के साथ साथ अटेंशन स्पैन बढ़ता है, जो कि कायदे से बहुत बढ़ जाना चाहिए था अगर हम नॉर्मल तरीके से मनुष्य जीता, लेकिन अब तो खैर उम्र के साथ अटेंशन स्पैन घट जाता है। बहरहाल अटेंशन स्पैन लंबे होते साथ आपकी मेमोरी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप स्वप्न की स्थिति में होते हो तब आपकी अटेंशन जिस दौरान स्टेबल हुई वही चीज आपकी मेमोरी में रजिस्टर होती है, वही आपको याद रह पाता है, उसको आप स्वप्न बोलते हो। अगर आप प्रक्रिया सीख जाओ ध्यान करते करते, क्या प्रक्रिया अटेंशन स्पैन लंबे करने की, तो आप अपने सारे के सारे स्वप्नों को देख पाओगे। और अगर प्रक्रिया सीख जाओगे तो आप लूसिड ड्रीम कर पाओगे और चीज़ें सीख पाओगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे जो अब हम नेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स स्वप्न में अगर आपको ध्यान करना, आपकी समझ पकड़ आ जाती है, यानी अटेंशन अब आपकी और स्टेबल हो चुकी है, तो आप स्वप्न में भी जग पाओगे। बॉडी आपकी सोती रहेगी, बॉडी थक चुकी है, उसे रेस्ट करने देंगे, आपका ब्रेन रेस्ट करता रहेगा, लेकिन आप देख पाओगे सब कुछ। आप ज्यादा दूर का देख पाओगे, आप बहुत दूर का देख पाओगे। जो बहुत अभ्यास करेगा उसे पिछले जन्मों की समझ आती है। डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये बात आप साथ साथ याद रखिएगा। जो मैंने वाक्य कहा मैं फिर से दोहरा दूं, जितना पहले का दिखेगा उतना दूर का दिखेगा। जितना शॉर्ट ड्यूरेशन, जितने शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा उतने कम दूर का दिखेगा। तो जब आप बहुत रिलैक्स होते जाते हो तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ता है। आपका जब कॉन्शियस माइंड था, जागृति की स्थिति थी, तो वो क्या है, ये चारों ओर का माहौल आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, बस दैट्स इट। जब कॉन्शियस स्टेट्स में सेंस ऑर्गन्स आपका एक दीवार आपके आगे खड़ी करती जाए तो आप आगे का नहीं देख सकते। आपके आगे पर्दा भी लगा दिया, आपको काला चश्मा पहना दिया जाए, आप दूर का आगे का नहीं देख पाओगे। ये इतनी ही लिमिट्स है कॉन्शियस ब्रेन की। कॉन्शियस जब जागृति की स्थिति है, स्टेट्स हैं।
रिलैक्स होगे, स्वप्न में पहुंचोगे, आप और दूर का देख पाओगे, आपको अपने बचपन की कुछ याद आ जाती है, क्योंकि आप रिलैक्स होते जा रहे हो। आपको इमोशंस आते हैं, जिस वजह से ड्रीम्स में इतने इंटेंस इमोशंस आते हैं जितना जागृत अवस्था में नहीं आते। आप सोकर उठते हो, आपको कुछ बचपन याद आ जाता है, मोह याद आ जाता है माता का, पिता का। आपको जागृत स्थिति में तो कोई नहीं होता मोह इतना। जब जैसी शांत होते जाओगे तो आपकी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, अटेंशन बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये सुनने जा रहे हैं आप, इसको याद कर लीजिएगा। कॉन्शियस माइंड आपकी सराउंडिंग जो आपको दिख रही है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोसाइटी, आपकी टेस्ट्स, कपड़े का कलर, आप कौन से किस प्रकार के कपड़े, किस प्रकार के बाल, किस प्रकार की आपकी लैंग्वेज, A to Z सारी चीजें, आपको कौन सी चीज से एलर्जी होगी, क्या चीज अच्छी क्या चीज बुरी, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड्स की स्थिति है जब रिलैक्स्ड हो जाते हो। इस दिशा में आगे आप बढ़ते जाओगे तो अगली स्थिति आती है आपकी डीप स्लीप की स्थिति, जिसे शिव सूत्र ने नाम दिया है सुषुप्ति की स्थिति, डीप स्लीप की स्थिति। और रिलैक्स हो गई है, अब आपको समझ जा रहे होंगे आप तुरिया किस तरफ जाने वाले हैं। डीप स्लीप तो एक्सट्रीम रिलैक्स हो चुका है। डीप स्लीप में आपकी सोशल कंडीशनिंग हट गई है, आपकी जो सोसाइटल कंडीशनिंग है वो भी हट गई है कि अरे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, हम जवान हैं, हमें छोटे कपड़े पहनने हैं, हमें ऐसे पैंट पहनने, ऐसे रंग के जूते पहनने हैं, इसको भी आपने हटा दिया। कॉन्शियस के बाद जब सबकॉन्शियस में गए थे तब तो बॉडी हट गई, क्योंकि तभी तो सो पाए, तभी तो रिलैक्स हो पाए। जब सबकॉन्शियस से और आप अंदर की तरफ गए, जिसको बोला जाता है सुषुप्ति की स्थिति, डीप स्लीप की स्थिति, तो आपकी सोशल कंडीशनिंग भी हट जाएगी और रिलैक्स की स्थिति है। इस स्थिति में कम ही लोग होश में रह पाते हैं, बहुत कम लोग होश में रह पाते हैं। ये वो स्थिति है जो हमने आपको बॉस्टन यूनिवर्सिटी का 2019 का एग्जाम्पल देके बताया था कि उन्होंने 13 लोगों पर टेस्टिंग करी थी जो ब्रेन वेव्स डीप स्लीप के स्टेट्स में होती है, जिस प्रकार की मेमोरीज, जिस प्रकार के थॉट्स डीप स्लीप में डाले जा रहे थे उन पार्टिसिपेंट्स पर, वो उनकी मेमोरी फॉर्मेशन का काम कर रहे थे। डीप स्लीप की, सुषुप्ति की स्टेट्स में मेमोरी फॉर्मेशन होती है। ये अभी तक आप समझते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जितने रिलैक्स्ड आप होते हो, आपका टेंशन स्पैन जितना लंबा हो पाएगा, तो आप खुद से मेमोरी फॉर्म कर सकते थे। ये उस सेशन में हमने समझा था, लेकिन क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन उतना पावरफुल नहीं है, अटेंशन उतनी स्टेबल नहीं है, तो डीप स्लीप में आपकी अटेंशन गायब हो जाती है। बस क्यों? छोटे सा कारण है, क्योंकि आपको बॉडी का एडिक्शन है। बॉडी का उपयोग करे बिना आप इस दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। इस बॉडी का उपयोग करके आप इंटरेक्ट कर पाते हो। प्रैक्टिस से जो लोग डीप स्लीप की स्टेट्स में इंटरेक्ट कर पाते हैं, सब कुछ समझ पाते हैं, वहां पर एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि बहुत रेयर होते हैं गृहस्थ जीवन में जो रहे, बहुत रेयर होते हैं जो म्यूजिक सुनता रहते हैं दिन भर, बहुत रेयर होते हैं उनके साथ जो सुबह से शाम तक 10-20 लोगों से बातें कर रहे हैं, 50 प्रकार के दिन में इमोशंस फील कर रहे हैं। इतने स्टिमुलेशंस आपकी मेमोरी बॉडी रजिस्टर करती रहती है, एकदम खिचड़ी बन जाती है बॉडी में सुबह से शाम तक। इतनी खिचड़ी की अवस्था में वो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के स्टेट्स यानी कि डीप स्लीप में आप होश में नहीं रह पाओगे, कुछ भी कर लिया जाए। तो गृहस्थ जीवन में रहते रहते इन डीप स्लीप की स्टेट्स में हम खुद की बॉडी में बदलाव नहीं ला पाते। आप सीधे के सीधे इसको वैज्ञानिक शब्द देते हैं, आप अपने जेनेटिक्स में बदलाव ला सकते हो, अपने एलर्जीज को, जो आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, उनको ट्रीट कर सकते हो। कैंसर की स्टेट्स, अल्सर की स्टेट्स में आप बदलाव ला सकते हो। आप अपने जेनेटिक्स की स्टेट्स में ऑल्टरेशन ला सकते हो अगर आप डीप स्लीप की स्टेट्स में जागृत अवस्था में रह पाए, और जो भी चीज को आप धारण करके बैठे हुए थे, वो धारणाएं अगर आप अपनी डीप स्लीप की स्टेट्स में हिट कर पाए, तो एग्जैक्टली क्या होगा जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी 2019 में उन्होंने बताया था कि आपके न्यूरॉन्स में परमानेंट बदलाव आएगा, आपकी मेमोरीज में परमानेंट बदलाव आएगा, मेमोरी कंसोलिडेट होगी, आपकी बॉडी एलर्जीज के प्रति डिफरेंटली रिएक्ट करेगी। आप अपने अंदर परमानेंट बदलाव ला सकते हैं अपनी बॉडी में। पहली स्टेट्स क्या थी? कॉन्शियस स्टेट्स, जो अब इस आसपास थोड़ी सी डिस्टेंस
और टाइम अब आप बराबर समझ लें, स्पेस टाइम समझ लें एक साथ। जो आइंस्टाइन बोलता है स्पेस और टाइम सेम चीज़ होती है, तो स्पेस टाइम फैब्रिक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कॉन्शियस स्टेट्स में आप स्पेस टाइम छोटा है, रिलैक्स हो गए, आपने अब सोचा कि मैं आंखों से नहीं देखूंगा, अब मैं आंखों से नहीं देख रहा, अब मैं ऐसे ध्यान से देखूंगा, तो अब और दूर का समझ पाओगे। वो रिलैक्स स्टेट से डीप स्लीप में पहुंचने लग गए, स्वप्न में पहुंचने लग गए और रिलैक्स हो गए। सोसाइटी की कंडीशनिंग चलेगी आपकी ये इस वाले स्टेट्स में, स्वप्न के स्टेट्स में। आपको स्वप्न भी वही आएंगे, आपको ड्रीम्स में तो डायनासोर नहीं आता क्योंकि डायनासोर है नहीं आसपास। आपको स्लीप में, स्वप्नों में कोई ऐसी चीज तो नहीं आती। आपके स्वप्नों में कोई वियतनाम का इंसान कोई आया आज तक, या कॉन्गो का, मलेशिया नहीं, कॉन्गो का इंसान कोई आया हो, ट्रिनिडाड एंड टोबैको का कोई इंसान आया हो? कोई नहीं आता। कालाहारी डेजर्ट के आपके पास ट्राइबल पीपल आए कभी आज तक? वो पत्तों की जो ड्रेस पहनते हैं वो पहन के वो डांस कर रहे हो? क्यों नहीं हो रहा आपके पास? आपको कभी ऐसे ड्रीम्स क्यों नहीं आते कि मैमथ आ गया हो आपके ड्रीम में और मैमथ और यूनिकॉर्न आपस में लड़ रहे हैं? कुछ भी ऐसे ड्रीम्स क्यों नहीं आते आपको? क्योंकि आपके ड्रीम्स आपके वो जो थोड़ी कम रिलैक्सेशन की स्टेट है, थर्ड वाले से थोड़ा कम है, फर्स्ट वाले से ज्यादा है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है उस स्लीप के स्टेट्स को, ड्रीम्स के स्टेट्स को। अब सबकॉन्शियस माइंड सोसाइटी है, सोसाइटी आपके सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करती है। आपका फियर किस चीज से होगा ये आपकी सोसाइटी क्रिएट करती है। अगर आप सपेरे बस्ती के हो, आप बच्चे हो, तो आपको सांपों से डर नहीं लगेगा, फिर चाहे आप सांप के जहर से मर भी जाओ, लेकिन डर नहीं रहेगा आपको। आपके डर, हर एक प्रकार के डर आपकी सबकॉन्शियस माइंड यानी कि सोसाइटी क्रिएट करती है। आपकी चॉइसेस सोसाइटी क्रिएट करती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोसाइटी है। वुडू डेथ जो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है वॉल्टर कैनन का 1942 का, ये हम कई बार बहुत बार बताया है पहले भी, तो उसमें तो डायरेक्ट प्रूफ आ गया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोसाइटी क्रिएट करती है। कि जिन जिन लोगों को वुडू जो ट्राइब रही है वॉल्टर कैनन के स्टडी में, जो अफ्रीका की ट्राइब पर उन्होंने 6 महीने की 4 महीने वहां पे बैठकर रहकर पूरा वहीं रहकर सारे स्टडी करी कि जिन लोगों को वुडू पर भरोसा था उस ट्राइब में, स्वाभाविक ट्राइब में सबको वुडू पर भरोसा था, मंत्र की वजह से, वुडू के मैजिक के द्वारा जो मारने की प्रक्रिया है दूसरे को, तो अगर वुडू का प्रयोग करके ट्राइब के लोगों को मारा जा रहा है तो ट्राइब के लोग मर जाते हैं। और वुडू का प्रयोग करके अगर उसको मारने की कोशिश है जो ट्राइब का नहीं था, जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने आया, उसको बीमार करने की भी कोशिश करी जाए, उसकी बीमारी ठीक करने की भी कोशिश करी जाए, तो उस पर वुडू नहीं असर कर पा रहा था उसके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वो सोसाइटी नहीं थी। और ये वॉल्टर कैनन के निष्कर्ष निकले, डॉक्टर वॉल्टर कैनन के निष्कर्ष निकले कि एक भी एक्सेप्शन नहीं रहा। वुडू डेथ जो उन्होंने स्टडी लिखी थी 1942 की, एक भी एक्सेप्शन नहीं था कि कोई इंसान की बीमारी ठीक करने की कोशिश करी, उसकी बीमारी ना ठीक हुई हो। अभी का एलोपैथी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रही थी जितना वुडू डेथ वहां पर दे पा रही थी। वुडू डेथ उस स्टडी का नाम था। और किसी को श्राप दिया हो, बोनिंग नाम से श्राप दिया जाता है, हड्डी दिखाई जाती है, बोनिंग, तो उनकी डेथ हो जा रही थी। वो बहुत समय रहे, 4 से 6 महीने। तो ये कंक्लूजन पर वो पहुंचे थे। और बहुत सारे उन्होंने अपने पर भी करवाया, लेकिन उन पे कुछ हो ही नहीं रहा था वो मैजिक डॉक्टर वॉल्टर कैनन पर। तो ये कॉन्क्लूजन्स पर वो लेकर जाना चाह रहे थे आपको कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सोसाइटी क्रिएट करती है। आपको किस चीज से एलर्जी होगी, क्या चीज अच्छी, क्या चीज बुरी। आपको भय लगने लग गया, अगर सांप से आपको भय लगने लग गया तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में रहेगी, और स्ट्रेस में रहेगी, स्ट्रेस के आगे का सारा सिस्टम आप जानते हो। क्योंकि वो डॉक्टर पर वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उनका सबकॉन्शियस माइंड सोसाइटी ने नहीं क्रिएट करा। उस डॉक्टर पे क्या क्रिएट करा? वो डॉक्टर वॉल्टर कैनन, क्योंकि शायद कनाडा के थे, अमेरिका के थे, उनको क्या होता है उनके साथ? वो अगर स्त्री को देखेंगे वो कामुक हो जाएंगे, क्योंकि वो वेस्ट की सोसाइटी है। और अफ्रीका के लोगों को आप स्त्रियों को दिखाओ, नग्न स्त्रियों को, उन्हें कामुकता ही नहीं होती। क्यों नहीं हो रही उनको कामुकता? वहां पे पहले से सब नग्न है। तो उस डॉक्टर, वो जो डॉक्टर है वो भी उस सोसाइटी का अपने सबकॉन्शियस माइंड लेकर आ रहे हैं। अब कृष्ण जी के टाइम पे सब कामुक थोड़ी घूम रहे थे कि नदी में नहा रहे हैं। तो सोसाइटी आपकी ये सब कंट्रोल कर रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रही है। और जब आप इस स्टेट से भी बाहर आ जाओगे, यानी कि स्लीप में, यही सारे आपके स्वप्न में आएंगे, ये सारी चीजें आती हैं। आप जब इससे भी बाहर आने लगते हो तो थर्ड स्टेट्स पर आप पहुंचने लगते हो, डीप स्लीप। डीप स्लीप में जो जागृत रह पाता है वो अपनी बॉडी में बदलाव ला सकता है,
वो लूसिड ड्रीम के आगे के स्टेट्स पर पहुंच सकता है, वो एस्ट्रल ट्रैवल के स्टेट्स पर पहुंच सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल क्या है वो हम फिर कभी भविष्य में समझने का प्रयास करेंगे, वैसे हमने कई बार पहले भी समझा था। तो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसलिए रिपीटेडली ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ताकि आपको रजिस्टर यानी कि याद रह पाए ये बातें। आप अब डीप स्लीप में मेमोरी कंसोलिडेशन के द्वारा अपने जेनेटिक्स में, अपनी बॉडी में बदलाव ला सकते हो, अपने न्यूरॉन्स में परमानेंट बदलाव ला सकते हो। ये तो आप समझ गए कि पहले स्टेट्स में आपको बस यहां तक का दिखेगा, दूसरे स्टेट्स में आपको सोसाइटी दिखेगी, तीसरी स्थिति में आपको अपने जेनेटिक्स, अपने बॉडी में बदलाव लाने की एबिलिटीज आ पाती हैं। उसके आगे भी एक स्थिति है, वो है तुरिया की स्थिति, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि उस स्टेट्स में आपको कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए। कंप्लीट आइसोलेशन, ह्यूमन इमोशन से आइसोलेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से आइसोलेशन चाहिए। ये बिजली है, रात को 6 बजे के बाद भी बिजली जल रही है, 8 बजे भी बिजली जल रही है। साउंड, ये कानों के इन सेंसरी इनपुट से भी आइसोलेशन चाहिए, इन सबसे बाहर चाहिए बहुत लंबे लंबे समय तक। भोजन से आइसोलेशन चाहिए, और आगे जाते जाएंगे तो उपनिषद की बातें भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको ब्रीदिंग भी बहुत निम्न करनी पड़ती है, लगभग बंद करनी पड़ती है, बहुत हल्की ब्रीदिंग से भी आइसोलेशन चाहिए। और वो इतने रिलैक्सेशंस की स्टेट्स है कि उस स्टेट्स को बॉडी में अचीव करना इस सोसाइटी में रहते हुए तो पॉसिबल नहीं है। उन स्टेट्स, ये चौथे स्टेट्स है, इन चौथे स्टेट्स में अवधि ज्ञान की स्थितियां। अवधि ज्ञान क्या है? ड्यूरेशन का ज्ञान। अवधि यानी कि ड्यूरेशन, लंबे से लंबे ड्यूरेशन का, दूर से दूर ड्यूरेशन का, यानी कि अवधि के साथ डिस्टेंस भी आएगा, ड्यूरेशन के साथ स्पेस भी आएगा, तो आपको काल अंतराल का समझ आने लगती है, आपको दूर दूर का समझ आने लगता है, बहुत सारी लब्धियां, एबिलिटीज आने लगती हैं, सिद्धियां आने लगती हैं। ये आप अपनी बॉडी से भी कंप्लीट, अपने जेनेटिक्स से भी कंप्लीट और सोसाइटी से भी कंप्लीटली बाहर की स्टेट्स पर जब आप पहुंच जाते हो, उस स्टेट्स में भी जो होश में रह जाता है, उसको तो बहुत गायत्री मंत्र में भी उन लोगों के बारे में जिक्र करा गया है। बहुत बड़ी स्थिति है वो, तो ऐसे कहा जाता है देवी देवता ही उस स्थिति पे पहुंच पाते हैं। अब ये आम धारणाएं हैं, आम लोगों के मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो ये चौथी स्टेट बोली गई मस्तिष्क की, चौथी स्टेट, जो कि आप उदाहरण से समझें कि आपको इस सोसाइटी से तो बाहर ले गई, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके पूरे के पूरे जाति ज्ञान से भी बाहर ले गई, आपको बहुत प्रकार का ज्ञान पर ले जाएगी। और उस स्टेट्स में जो जागृत रह पाए उनके लिए तुरिया का शब्द बोला जाता है। और तुरिया स्थिति के आगे भी एक स्थिति होती है, तुरियातीत, जो तुरिया के भी बाद आ गया। तो तुरिया के भी बाद में है तुरियातीत, तुरियत्ता भी इसे कई बार बोला जाता है। तो तुरियातीत जो इसके भी बाद की स्थिति है। तो तुरिया स्थिति आप समझ पा रहे होंगे, पहले 3 स्थितियों से आप समझ पाए होंगे कि तीसरी स्थिति जो थी वो कितनी एक्सट्रीम रिलैक्सेशंस की स्थिति है कि आप अपनी बॉडी में परमानेंट बदलाव ला सकते हो। आप इतना बाहर आ चुके हो कंडीशनिंग से, आप अज्ञान से इतना बाहर आ चुके हो कि आप अपनी बॉडी में परमानेंट बदलाव ला सकते हो। और उसके बाहर भी एक स्थिति है तुरिया की स्थिति, और उसके बाहर भी एक स्थिति है तुरियातीत, उसके भी बाहर। अब ये सारी की सारी स्थितियों में जो जागृत रह पाता है, स्वाभाविक है जो अंत की स्थिति में भी जागृत हो, पहली स्थिति में भी जागृत है, वो कौन सी चीज जागृत रह पाती है? वो कश्मीर शैविज्म वो बोलता है कि जीव जागृत रहता है। जैन जो रिलीजन है वो भी बोलता है जीवात्मा जागृत रहती है। इन सारी स्थितियों में जो जागृत रह गए वो आपकी आत्मा जागृत रहती है। वो अभी आपको जागृत स्थितियां आपको महसूस नहीं हो पाती होगी डीप स्लीप में, या तुरिया तो बाद में आएगा। इन स्थितियों में आपको जागृत इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन, इमोशनल पॉल्यूशन है, ईगो का पॉल्यूशन है, एक्सपेक्टेशंस का पॉल्यूशन है, फियर का पॉल्यूशन है। ये यहां तक जाता है कि जो फूड आप लेते हैं, फूड लेने की जरूरत तक नहीं होती। बहुत अजीब बात है, अभी के लिए प्रैक्टिकल युग के लिए प्रैक्टिकल नहीं लगेगी आपको, लेकिन फूड भी पॉल्यूशन है, पानी भी पॉल्यूशन है, जिसे इम्परफेक्शन बोला जाता है। अगर आप इन इम्परफेक्शंस को हटाएंगे, ईगो को और इन सारी चीज़ों को, तो आपका फूड पे डिपेंडेंस घटती है, आपकी ब्रीदिंग
रिलैक्स होने लगती है। और आप जब दिनचर्या में रिलैक्सेशंस के स्टेट्स पर रह पाते हो, जो सुबह से शाम तक रिलैक्सेशंस के स्टेट्स पर रह पाता है वो फिर लूसिड ड्रीम के स्टेट्स पर पहुंच पाता है। सुबह से शाम तक रिलैक्स है तो वो और एस्ट्रल ट्रैवल के स्टेट्स पर पहुंच पाता है, और रिलैक्स्ड है तो सोसाइटी उसे उठाकर भारी फेंक देती है, क्योंकि वो फिर धन भी नहीं कमा पाएगा। तो सोसाइटी जो धन नहीं कमाता सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है, सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, सोसाइटी उसे पागल बोलेगी जो धन नहीं कमा पाता, क्योंकि सोसाइटी बोलती है धन कमाओ वरना भागो यहाँ से। तो स्वाभाविक आप इतने रिलैक्स स्टेट्स में हो तो आपको धन तो आपके लिए कुछ रह ही नहीं गया, आपके लिए भोजन कुछ नहीं रह गया, आपको भोजन की नीड नहीं है। फिर बहुत सारे लोग हैं, वो साधक लोग हैं, वो तो पत्ते खा लेते हैं, पत्ते जो पत्ते पेड़ से गिर गए वो खाया हो गया उनका, क्योंकि इनकी बॉडी अभी भी जीवित है। आप इंटरनेट पर भी देखेंगे, एक जैन मुनि है, वो काफ़ी सारे जगह पर आते हैं और बहुत सारे लोगों के ओपन में है, वो बहुत ही ओपन है। हैरानी की बात है इतने ओपन में है। क्या चीज़ है वो जैन मुनि की ओपन में, कि 180 दिन का फास्टिंग वो कर चुके हैं 6 बार, और ओपन में है, हर कोई देख सकता है। इतना ओपन में, भविष्य में भी वो नहीं रहेगा ओपन में, हर कोई देख सकता है। वहाँ रहे हैं जो सारे लोग, क्योंकि मुनि तो कोई ऐसा नहीं, मुनि का क्या सीन होता है, मुनि का भी कमरा बंद करके नहीं रहते, ओपन में है वो सोते भी 2.5 घंटे हैं, तो नॉन स्टॉप निगरानी में रहते हैं वो लोगों के, नॉन स्टॉप लोगों से घिरे हुए रहते हैं। 180 दिन से नहीं खाया, विहार करते हैं यानी कि चलते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, पानी भी इतना कम पी रहे हो। तो यही बात है कि जब बॉडी वो बोलते हैं प्योर होती है तो आपको सन से एनर्जी मिलने लगती है। अभी तो आपके बॉडी में नमक इतना भर रखा है, नमक भर रखा है तो प्यास भी लगती रहती है। बॉडी को क्लीन करने के लिए, बॉडी की क्लीनिंग के लिए आप भोजन लेते हो, बॉडी की, ये आपको अजीब लगेगा लेकिन बॉडी की क्लेंजिंग के लिए आप भोजन लेते हो। अपने उत्तेजनाओं को शांत करना क्लेंजिंग कहा जाता है। अपने एक्साइटमेंट्स को शांत करने के लिए आप जैसे अल्कोहल लेते हो, अपने एक्साइटमेंट्स को शांत करने के लिए आप कुछ स्वादिष्ट भोजन खाने की कोशिश करते हो, अपने एक्साइटमेंट्स को शांत करने के लिए घूमने की कोशिश करते हो। एग्जैक्टली वही आप अपने एक्साइटमेंट्स को शांत करने के लिए भोजन लेते हो। एक्साइटमेंट इम्परफेक्शन है, इस वजह से हंगर को इम्परफेक्शन कहा जाता है। तो एक्साइटमेंट्स या इम्परफेक्शंस की वजह से हंगर लगने लगती है, प्यास लगने लगती है। अच्छा, अगर प्यास लग गई और पानी नहीं पिया तो क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। बात वो नहीं है कि पानी नहीं पीना, प्यास लगी तो पानी पीना है, लेकिन वो उस स्टेट्स पे पहुंच चुके हैं। वो जो मुनि है 180 दिन तक नहीं खाया, फिर 45 दिन बस चना खाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर 45 दिन बाद फिर से 180 दिन तक नहीं खाया। तो सीधे सीधे ये वो उन स्टेट्स पर जो लंबे लंबे समय रह पाता है, जो लंबे समय रह पाता है, तो उसको भोजन का भी डर नहीं रहता। फिर उनसे कोई भोजन छीन लेगा तो उनका क्या जा रहा है, वो वैसे ही 180 दिन तक नहीं रहते खाते। उनकी ये स्थिति है, वो तो बोलते हैं हमें 20 साल के लिए आप जेल में फेंक दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो किस चीज का डर होगा उन्हें, किस चीज का लोभ है। नंगे घूमते हैं, नग्न, थोड़े से वस्त्र डाल लिए अपने, वो तो डर के मारे पहनने पड़ते हैं। वस्त्र डाल लिए क्योंकि श्वेतांबर हैं, वो मुनि जी श्वेतांबर हैं, वस्त्र डाल लिए। दिगंबर लोग तो वस्त्र भी नहीं डालते, तो उनको कुछ नहीं है, कोई क्या डराएगा उन्हें, वो किस चीज का लोभ होगा। जब डर और लोभ ये कषाय खत्म हो पाते हैं तो बॉडी अपने आप प्योर होने लगती है, प्रैक्टिस होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो उन स्थितियों में पहुंचकर ही इंसान तुरीय की स्थिति में पहुंच पाता है, जब भोजन भी एक बाधा नहीं पैदा कर रहा। आप रात को 2 बजे खाना खाओ, आपको किसी को दिक्कत हो सकती है रात को भोजन करने से, नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही नींद, अब पेट काम पे लग गया, डिस्टर्बेंस है, बॉडी, आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ब्लड पंप हो ही जा रहा है पूरी बॉडी में। अगर बॉडी में ब्लड पंप नहीं होगा तो आपका डाइजेशन हीट कैसे जनरेट करेगा, आपकी हीट जनरेट ही नहीं हो पाएगी, आप भोजन नहीं डाइजेस्ट होगा आपका। जो रात्रि को खाना खाएगा तो उन स्टेट्स पर नहीं पहुंच पाते फिर। तो ये सारी चीजें करते करते तुरीय की स्थिति पर इंसान पहुंचता है। अब इन तुरीय की स्थिति को ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है लोगों को, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस वजह से हो रही हैं क्योंकि अगर लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव हो जाए, किसी को एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव हो जाए, इन सारी चीजों का गहरी नींद की स्थिति में, नींद में जागृत रहने का अनुभव होने लग जाए, तो उसके सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। अब अगर लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव नहीं हुआ है, अब एस्ट्रल ट्रैवलिंग का अनुभव नहीं हुआ है, निद्रा में जागृत रहने का अनुभव नहीं हुआ है, पूरी नींद निकल गई, आप जागृत हो, और जागृत स्थिति में फिर ज्ञान की स्थितियों पर पहुंच पाओ, उन स्थितियों का अनुभव नहीं होता, तो मिस इंटरप्रिटेशंस हो जा रहे हैं। गलती किसी की नहीं है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशंस क्या हो जा रहे हैं कि तुरीय की स्थिति को बोल दिया गया आत्मा। आत्मा नहीं है तुरीय की स्थिति, 4th स्टेट है और रिलैक्सेशंस की स्टेट है। वो इतनी रिलैक्सेशंस की स्टेट है कि अवधि ज्ञान और इन सारे ज्ञान के स्टेट्स पर आप पहुंच जाते हो। आप इस बंगले से, कमरे से बाहर निकल गए, आप सोसाइटी को देख पाते हो ड्रीम्स में,
रियलिटी में तो आपको इमोशंस वो सब नहीं फील आ पाता। तो इतने रिलैक्सेशंस के तुरैया के स्टेट्स पर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद फिर तुरैयातीत की स्थिति है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। जागृत कौन रहता है? जीवात्मा। और जीवात्मा भी शैविज्म क्या कहता है, कश्मीर शैविज्म जो जहां से ये शिव सूत्र बनकर निकला है, कि आप लोग श्वास पे आपकी आत्मा डिपेंड है। और श्वास कहां से आती है? श्वास उस बिना श्वास वाले जीव से आती है। दो प्रकार के जीव बताए हैं। जैनिज्म ने तो एक जीव आत्मा बोल दिया। शैविज्म बोलता है कि दो प्रकार के जीव हैं। एक श्वास वाला जीव है जो सब कुछ देख रहा है, और एक वक्त आता है श्वास वाला जीव भी बाधा बन जाता है। क्योंकि योग सूत्र, शिव सूत्र है, बहुत अंत के सूत्र है, हम आगे समझेंगे कि श्वास एक ऐसी चीज है जो आपको प्रकृति से जोड़ के रखती है, आपकी आत्मा को प्रकृति से जोड़कर रखती है श्वास। तो श्वास की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए योग सूत्र में प्राणायाम और ये सारी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, प्राणायाम की प्रक्रिया। क्योंकि जो लोग कसरत नहीं करते, जो ध्यान में पहुंच जाते हैं, तो उनकी बॉडी मूव नहीं करे, तो उन्हें प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जीवित रहने के लिए। मर जाएंगे वो लोग, मतलब बॉडी छोड़ देंगे वो लोग। तो श्वास वाला जीव वो भी एक बाधा बन जाता है तुरैया की स्थिति में, उसको भी छोड़ना पड़ जाता है, उसको भी मध्य करना पड़ता है। तब बिना श्वास वाला जीव जो कुछ भी नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई नहीं है, जो कि हर रिलीजन कहता है, ये सिखिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई खुशबू छू नहीं सकते, जो असली दृष्टा है, जो दृष्टा की स्थिति है, वो दृष्टा की स्थिति चारों स्टेट्स को ऑब्जर्व करती है। वो दृष्टा वो है आत्मा, ना कि तुरैया की स्थिति आत्मा है। तो तुरैया आत्मा की स्थिति नहीं है, आत्मा तो दृष्टा है जो इन सारी की सारी स्थितियों को देख पाती है, जो सारी की सारी स्थितियों को देख गई। मेनली जो तुरैया की स्थिति में भी जागृत रह गया, जो आत्मा इतना अभ्यास कर लिया, तो उसका जीवन का सारा भय खत्म, सारी की सारी सिद्धियों की समझ आ गई, बहुत प्रकार का ज्ञान आ गया, जीवन मृत्यु का ज्ञान आ गया, और पास्ट लाइफ्स जिसे कहा जाता है, जाति स्मरण हो गई, जाति स्मरण ज्ञान जिसे बोला जाता है।